आप अपनी पार्टी को जब छोड़ते हैं तो सिर्फ आप पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, आप पार्टी को तोड़ देते हैं। चाहे अगर मैं बोलूं महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल टसल चल रहा है, कर्नाटक के अंदर 15 एमएलएज जो रिजाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां की जो पार्टी है वो डूब जाती है। आजादी से पहले भी ब्रिटिश टाइम पीरियड पर भी ऐसा हुआ है और भारत के अंदर ही हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। दोस्तों, आज की इस एक्सप्लेनर सीरीज में हम लोग 360 डिग्री कवर करने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और आपकी यूपीएससी की जर्नी में आप एक ना एक बार तो इसको कवर करेंगे ही। आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं और आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में रहता है, क्योंकि चाहे अगर मैं बोलूं महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल टसल चल रहा है या चल रहा था, एकनाथ शिंदे वर्सेस आपके उद्धव ठाकरे, या फिर अगर मैं आपसे बोलता हूं कर्नाटक के अंदर 15 एमएलएज जो रिजाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां की जो पार्टी है वो डूब जाती है, यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाता है। सो किसी भी प्रकार से डिफेक्शन आता है और उसके खिलाफ जो एंटी डिफेक्शन का लॉ है वो क्या है, 10th शेड्यूल क्या है, आइए सब पर हम डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं करंट अफेयर्स में कितनी बार मौजूद रहा है। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए महाराष्ट्र शिवसेना, ये है 2/3 रूल इन एंटी डिफेक्शन लॉ, जहां पर ये पूरा का पूरा लाइन लिखी गई है कि अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या है। तो इस आर्टिकल को भी अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड द बेसिक्स ऑफ द एंटी डिफेक्शन। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र शिवसेना का अगेन यहां पे दे रखा है, न्यूज में बना रहा है, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं। ये है पॉलिटिकल क्राइसिस इन द कर्नाटका, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं और किस तरीके से हम अपने एक आंसर को भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द वर्ड डिफेक्शन। दोस्तों, डिफेक्शन का मतलब क्या है? डिफेक्शन का मतलब है एक रिवोल्ट या एक डिसेंट। डिसेंट का मतलब है असहमति। आप किसी भी चीज से अगर सहमत नहीं है और अपनी असहमति देते हैं, यानी कि अलगाववाद करते हैं, तो हम बोलते हैं कि आपने डिफेक्ट कर दिया है, यानी कि इट इज अ रिबेलियन, रिवोल्ट और डिसेंट बाय अ पर्सन और बाय अ पार्टी। और अगर मैं ये बोलता हूं कि पार्टी लाइंस में इसको क्या बोला जाता है, पार्टी लाइंस में बोला जाता है व्हेन अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लीव्स हिज पार्टी एंड जॉइंस हैंड विद अदर पार्टीज। यानी कि एक व्यक्ति है, एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर रिप्रेजेंट करता है और उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक एंटी डिफेक्शन है, यानी कि डिफेक्शन है और इसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। तो डिफेक्ट कब करता है? वो डिफेक्ट तब करता है जब वो वॉलेंटरली अपनी पार्टी को छोड़ देता है। देखिए, पार्टी को छोड़ते हो आप, अलग अलग वजह हो सकती हैं पार्टी को छोड़ने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार रहने लग गए हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप पार्टी में काम नहीं कर सकते हैं और इसलिए आपने पार्टी छोड़ी है, तब आप पे डिफेक्शन नहीं लगेगा। डिफेक्शन तब लगता है जब आपने खुद से पार्टी को छोड़ा है और आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी अपनी पार्टी छोड़ते हैं, उस पर डिफेक्शन नहीं है। आप पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन कर लेते हैं और वो क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? बिकॉज ऑफ द मटीरियल बेनिफिट। आपको किसी प्रकार से वहां पे कुछ फायदा पहुंचने वाला है, मटीरियल बेनिफिट मिलने वाला है, हो सकता है पैसे में, हो सकता है कैश के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में। आपको वादा कर दिया गया है कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देंगे तो हम आपको एक घर देंगे, गाड़ी देंगे, नौकर देंगे, कुछ भी, किसी भी प्रकार का, क्रिप्टोज में पैसा देंगे, बाहर आपको स्विस बैंक में पैसा डालेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार से आपको लालच दिया जा सकता है, किसी पोस्ट का लालच दिया जा सकता है। सो ये सभी डिफेक्शन का पार्ट बन जाता है, यानी कि एक मटेरियल बेनिफिट को पाने के लिए आपने अपनी पार्टी को छोड़ा। आप अपनी पार्टी को जब छोड़ते हैं तो सिर्फ आप पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, आप पार्टी को तोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी की जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाती है। यानी कि अगर वो रूलिंग पार्टी है, जनरली हमेशा डिफेक्शन रूलिंग पार्टीज में से देखने को मिलता है। क्यों होता यह है कि जब आप अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आप वहां पे सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्राइम पर्पस, इंटेंशन ऑफ डूइंग द डिफेक्शन इज टू मेक द पार्टी सफर। और पार्टी अगर सफर होती है तो वहां से जो कैंडिडेट है, जो खड़े हैं, जो व्यक्ति वहां पे सीएम है या फिर पीएम है या कोई भी है, वो वहां पर सफर करते हैं। उनकी वजह से वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी सफर करती है और देश सफर करता है, बिकॉज इलेक्शन एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है। अगर इस तरीके से चलता रहा कि एक व्यक्ति एक पार्टी में है, फिर पार्टी को गिराने के लिए दूसरी पार्टी में चला गया, तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, एक कॉस्टली अफेयर बन जाएगा, जिसके खिलाफ भारत में एंटी डिफेक्शन का लॉ लगता है। यानी आप डिफेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज एंटी डिफेक्शन का लॉ मौजूद है।
ये एंटी डिफेक्शन का लॉ जो है पर्टिकुलरली इसको फ्लोर क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर हम इसकी हिस्टोरिकल रूट्स देखें कहां से निकला है दोस्तों, तो ये निकला है ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में से। यानी कि ब्रिटेन के अंदर जब आप देखेंगे किसी व्यक्ति को डिफेक्शन करना होता था, तो जैसे मैंने आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में बनाने की कोशिश करी है कि यहां पे अपोजिशन पार्टी है और यहां पे रूलिंग पार्टी बैठ रही है, यानी कि इस साइड रूलिंग है, इस साइड अपोजिशन पार्टी है। तो अगर कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर उठ करके फ्लोर क्रॉस करके इधर चले जाए अपोजिशन पार्टी की साइड, तो बोलते थे कि उसने डिफेक्ट कर दिया, यानी कि उसने अपनी जगह बदल दी। तो जब जगह बदल दी, दल बदलू कानून भी इसको बोलते हैं, तो जगह बदलने पर डिफेक्शन आता है और डिफेक्शन पे एंटी डिफेक्शन का नियम लगता है। चलिए आगे बात करते हैं क्या है ये एंटी डिफेक्शन। देखिए एंटी डिफेक्शन नियम इसलिए आया क्योंकि इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं आया राम गया राम। बिकॉज एक मेंबर थे 1960s में, तो एक ही दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हैं। तो एक सुबह वो किसी पार्टी में होते हैं, शाम को वो किसी पार्टी में होते हैं और रात तक आते आते वो तीसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। सो इस तरीके का जो चेंजिंग एटीट्यूड है इसको हम लोग बोलते हैं आया राम गया राम। देखिए ये जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है, यानी कि जब घोड़े भागते हैं तो आपने सुना होगा उन पर नीलामी लगाई जाती है। इसी तरीके से पॉलिटिशियंस के ऊपर भी नीलामी लगाई जाती है, उनको भी खरीद बेचा जा सकता है। और यही चीज को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम इस कंसेप्ट को लाए हैं जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन। तो दोस्तों देखिए एंटी डिफेक्शन का जो नियम है हमें लगता है जनरली आजाद भारत में हो रहा है, यानी कि 1947 के बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी रहे हैं जो प्री इंडिपेंडेंस इस बात को बताते हैं, यानी कि आजादी से पहले भी ब्रिटिश टाइम पीरियड पर भी ऐसा हुआ है और भारत के अंदर ही हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए एक नाम मैंने आपके सामने मौजूद किया है, श्री श्याम लाई नेहरू जी। श्री श्याम लाई नेहरू जी एक मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेचर, आपने पढ़ा होगा कि उस समय सेंट्रल लेजिस्लेचर था, सेंट्रल लेजिस्लेचर, और वो कांग्रेस से साइड हट जाते हैं, यानी कि वो कांग्रेस के मेंबर होते हैं। उस समय की कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, जो आजाद भारत की कांग्रेस थी, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को चला रही थी, उस कांग्रेस में रिप्रेजेंट करते थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर में थे, बट ब्रिटिशर्स ने उनको खरीद लिया, जिसकी वजह से दल बदलू कानून या फिर वो डिफेक्ट कर जाते हैं, यानी कि वो जाकर के किधर पहुंच जाते हैं, ब्रिटिश की साइड ले लेते हैं। एक और इंस्टेंस आपको ऐसा मिलेगा जहां पे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम जो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए 1937 में इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 कहते हैं, वहां पे मुस्लिम लीग की टिकट से जीतते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं, वहां से इलेक्शन जीतते हैं, परंतु कुछ समय बाद ही डिफेक्ट्स एंड ज्वाइन कांग्रेस, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसी कई सारे इंस्टेंसेस हमें पहले भी देखने को मिले हैं, यानी कि इसके हिस्टोरिकल रूट्स भी हैं। आइए बात करते हैं कि ये भारत में कैसे इवॉल्व हुआ है आजादी के बाद। तो 1967 का टाइम पीरियड है। 1967 यानी कि 4th लोकसभा थी उस समय, 4थी लोकसभा के समय सबसे पहली बार प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि एक प्राइवेट मेंबर है वो अपना एक रेजोल्यूशन की डिमांड करते हैं पूरे के पूरे पार्लियामेंट के सामने, और उनका नाम है पी वेंकट सुब्बैया। तो ये जो व्यक्ति हैं ये लेके आते हैं इस पूरे के पूरे प्राइवेट मेंबर के रेजोल्यूशन को, और इस रेजोल्यूशन के अंदर वो क्या बोलते हैं, इस रेजोल्यूशन के अंदर वो पहली बार भारत के अंदर डिफेक्शन से रिलेटेड एक कानून लाने की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम ही ब्रिंग्स दिस कंसेप्ट कि भारत के अंदर डिफेक्शन को खत्म करने के लिए एक एंटी डिफेक्शन कानून आना चाहिए। एंड इट वाज यूनानिमसली पास्ड बाय द होल पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट इसे पास कर देता है। एंड फाइनली एक चीज का गठन होता है जिसको हम बोलते हैं कमिटी ऑफ या कमिटी ऑन डिफेक्शंस, यानी कि कमिटी ऑन डिफेक्शंस यहां पर फाइनली मौजूद होती है, बन जाती है। जब कमिटी ऑन डिफेक्शंस की बात होती है दोस्तों, तो उनके हेड या जिस कमिटी के हेड हैं वो कौन थे, वाई बी चावन। तो वाई.बी चावन इनके अध्यक्षता में यह कमिटी को बनाया गया, उसको स्थापित करा गया, इसलिए इसी कमिटी को हम लोग शावन कमिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए शावन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा 1969 में, एंड फाइनली उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी। आइए उसकी रिकमेंडेशंस को पढ़ते हैं, क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसमें। देखिए कुछ रिकमेंडेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, जहां पे उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, क्योंकि ये कहां पर लगता है डिफेक्शन, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, तो वो बोलते हैं पार्लियामेंट और स्टेट की असेंबलीज में एक कमिटी का गठन होना चाहिए जो कि क्या करे, कोड ऑफ कंडक्ट
को बताए कि पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से कुछ रूल्स होने चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के, कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं तो आप उसको छोड़ करके इमीडिएटली नहीं जा सकते हैं। इस तरीके से बोलने की बात करी गई, यानी कि रिकमेंडेशन है, ये फुलफिल हुआ नहीं हुआ दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर, बट दिस इज अ रिकमेंडेशन विच चावन कमिटी प्रोवाइडेड। अब ये रिकमेंडेशन कैसे आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे वहां पे रिकमेंडेशंस में, वे फॉरवर्ड में, एक सॉल्यूशंस में, रिफॉर्म्स में चावन कमेटी का नाम दे सकते हैं एंड सिमिलरली आप भी इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड बोला है नो पर्सन हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस शुड बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर और सीएम। ये भी इन्होंने बोला कि भाई कोई भी व्यक्ति जो लोअर हाउस का मेंबर नहीं है उसको हम लोग सीएम या किसी भी मिनिस्टर की पोस्ट को नहीं देंगे। तीसरा इन्होंने बोला कि जो भी डिफेक्टर होगा, यानी कि वो व्यक्ति जो डिफेक्ट कर रहा है और उसको आप 1 साल के लिए डीबार कर दीजिए, यानी कि मिनिमम 1 साल तक वो इलेक्शंस में या फिर अपनी जो पोस्ट है उस पर नहीं आ पाएगा, मिनिमम 1 ईयर, और इतने टाइम के लिए कर दीजिए जब तक वो रिजाइन ना कर दे। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 साल का टाइम पीरियड है, आज इलेक्शन हुआ, 1 साल तक तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहा, बट 1 साल बाद उसने डिफेक्ट कर दिया, तो वो बोलते हैं डिफेक्शन कब तक लागू रहना चाहिए, डिफेक्शन या तो 1 साल तक हो, 1 साल के लिए आप डीबार कर दो, या फिर उतने टाइम के लिए डीबार कर दो जब तक नई लोकसभा ना कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, यानी कि नए इलेक्शंस ना हो जाए, यानी कि 4 साल के लिए, या फिर इन्होंने बोला तब तक के लिए उसको डीबार कर दो जब तक वो खुद रिजाइन ना कर दे, एज अ पोस्ट वो रिजाइन करके ना निकल जाए, और वो अगर रिजाइन कर देता है अपनी पोस्ट पे से और अगर वो दोबारा जीत के आ जाए तो कोई इशू नहीं है, बट अगर वो रिजाइन नहीं करता है तो तब तक के लिए कोई नियम बना दो। तो यहां को आप देखेंगे इसको इंप्लीमेंट करा गया, को इफेक्ट में डाला गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जहां पर यह बात बोली गई कि व्यक्ति को 1 साल या फिर उस समय तक के लिए डीबार करा जाएगा जब तक नए इलेक्शंस ना हो। जब तक वो नया इलेक्शन नहीं लड़ेगा तब तक के लिए ही इज डीबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी पोल्स। नेक्स्ट देखिए 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973। वाई बी चावन ने अपनी जो रिकमेंडेशंस दी थी, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर नॉट एडिक्वेट सॉल्यूशंस, सारी चीजों को तो इंप्लीमेंट भी नहीं करा गया, एंड फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि 5th लोकसभा के अंदर एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम कैसे आई कि 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 के द्वारा एक बिल को प्रस्तुत करा गया जो दोबारा से किस पर फोकस करेगा दोस्तों, ये दोबारा से फोकस करेगा कि हम डिफेक्शन से रिलेटेड कोई कानून लेके आए, एक अच्छा कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर लाएं। बट हुआ क्या, 5वीं लोकसभा डिसॉल्व हो गई, जिसकी वजह से ये 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल था वो वहीं का वहीं रह गया, यानी कि ये कुछ भी नहीं हो पाया। तो लाने की कोशिश करी गई बट हुआ नहीं। नेक्स्ट देखिए 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1978, यानी कि इसको भी लाने की प्रस्तुत करी गई, बट दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड अगेन ड्यू टू सीरियस ऑब्जेक्शंस, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे मौजूद थी। इवन 1978 में जो अपोजिशन पार्टी थी वो तो कर ही रही थी, जो रूलिंग पार्टी थी वो भी इसके खिलाफ कई सारे ऑब्जेक्शंस को रेस कर रही थी, एंड फाइनली इट कैन नॉट बी पास। एंड फाइनली जो आपको पढ़ना है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, 1 मार्च 1985 को इसको इंप्लीमेंट करा गया और कुछ आर्टिकल्स को अमेंड करा गया, जैसे 101 आर्टिकल, 102 आर्टिकल, 190 आर्टिकल, 191 आर्टिकल, 191, इन सबको थोड़ा सा अमेंड करा गया। 10वें शेड्यूल को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐड करा गया। 10वां शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। प्लस इसके बाद आप देखेंगे लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1985 मौजूद हैं। लोकसभा के स्पीकर जो हैं उन्होंने इस रूल को फॉर्म किया 1986 से, ये भी एनफोर्स में आ गया। यानी कि देखिए एक लॉ आया, 10वां शेड्यूल डाला, एक पूरा का पूरा अमेंडमेंट एक्ट आया, बट एक चीज समझे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उसको चलाएंगे कैसे। रूल्स बनाने की पावर दी गई चेयरमैन और स्पीकर को, बोला कि भाई आप इसको चलाने के लिए जिस तरीके से भी आप अपने हाउस में इन चीजों पे चलाना चाहते हैं तो एक रूल्स फ्रेम कर लीजिए। तो रूल्स बने हुए हैं, इस रूल को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं की प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के कुछ की प्रोविजंस हैं। पहला रूल 2 ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे पहला तो है ग्राउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। सबसे पहला ग्राउंड है वॉलेंटरली गिविंग अप दी मेंबरशिप। आप खुद से मेंबरशिप दे दीजिए, जो मैंने आपको बताया था, और किसके लिए दे दीजिए, मटेरियल गेन के लिए दे दीजिए, तो इट इज अंडर डिफेक्शन। सेकंड, आपने अगर वोट नहीं करा और एब्सटेन कर दिया वोटिंग से, यानी कि आपने वोट नहीं करा या वोट कर दिया
या एब्सटेन कर दिया कि मैं वोट ही नहीं डालूंगा, किसी भी वजह से अगर आपने ऐसा कर दिया और पार्टी के विप यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी का आपकी पार्टी का मैंडेट है, जो वो मैंडेट देना चाहती है, जैसे विप इशू होता है कि आज सबको इस पूरे के पूरे बिल पे यस बोलनी है और मान लो आपने नो बोल दी तो आप पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट गए हैं और अगेंस्ट जाने का मतलब आपने डिफेक्ट किया है। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ने कहा आज नो बोलनी है और आपने यस बोल दी, तब भी आपने डिफेक्शन करा है। और मान लो पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि आपको यस या नो में से कुछ करना है और आपने कहा कि भाई मैं तो छुट्टी पे हूं, मैं तो आऊंगा ही नहीं, या मैं मौजूद भी हूं तो एब्सटेन हूं यानी कि आई एम नॉट वोटिंग, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड डिफेक्शन। बट इसमें एक नियम है। नियम क्या है कि अगर आपने परमिशन ले रखी है, प्रायर परमिशन, अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे घूमने जाना है और बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और मैं किसी वजह से बीमार हूं, कोई सीरियस काम आ गया है, तो आई हैव टू टेक प्रायर परमिशन विद इन 15 डेज। जो भी बिल आ रहा है उसके 15 दिन पहले के अंदर अंदर अगर मैंने प्रायर परमिशन ले रखी है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफेक्शन। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा दोस्तों। तो कब नहीं माना जाएगा? अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने पॉलिटिकल पार्टी से पहले ही परमिशन ले रखी है। आप परमिशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, परमिशन के साथ आप एब्सटेन भी कर सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, यस भी बोल सकते हैं, बट यू नीड अ प्रॉपर परमिशन। परमिशन के बिना अगर आप कर रहे हैं तो यू आर डिफेक्टिंग। नेक्स्ट ग्राउंड, नॉमिनेटेड मेंबर, वो व्यक्ति जिनको नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, अगर वो ज्वाइन करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। मतलब क्या है? 6 महीने बाद आपने किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया और देखो नॉमिनेट होने के लिए आपको एमपी बनना था, इसलिए सिर्फ आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मौजूद थे और 6 महीने आपने काटे और 6 महीने बाद आप कहीं और चले गए। इसका मतलब आप एमपी रहना चाहते हो और आप एमपी बनने के लिए आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लिया और आप चले गए, गलत। दिस इज डिफेक्शन। तो आप 6 महीने के अंदर अंदर चाहो तो चेंज कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो विद इन 6 मंथ्स ये काम करता है, कोई इशू नहीं है, बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट ग्राउंड क्या है? अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, यानी कि एक व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है और उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हमारी सरकार बनवा दो, आपने सरकार बनवा दी और आपने इमीडिएटली 6 महीने के अंदर अंदर किसी और पार्टी के साथ चले गए और उसकी सरकार बनवा दी और पिछले वाले की गिरा दी, इट इज ऑल्सो डिफेक्शन। यानी कि 6 महीने बाद अगर आप यही काम करते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट विद इन 6 मंथ्स यू कैन नॉट डू दिस एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर। याद रखिएगा। रूल 4 और 5 एक्सेम्पशंस की बात करते हैं, कब डिफेक्शन नहीं लगता है। देखो अभी मैंने आपको बताया पहला क्राइटेरिया एग्जेम्पशन कि अगर आपने प्रायर परमिशन ले रही है 15 दिन तब नहीं लगेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर एक इंडिपेंडेंट पार्टी मेंबर ने 6 महीने बाद ऐसा काम किया तब भी नहीं लगेगा। एक नॉमिनेटेड मेंबर ने विद इन 6 मंथ्स कर लिया तब भी उस पर डिफेक्शन नहीं लगेगा। तीसरा देखिए, 2/3 मेजॉरिटी से अगर किसी पार्टी के मेंबर छोड़ करके कहीं और दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तब भी नहीं लगेगा। यानी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में 30 मेंबर हैं, उसके 2/3 यानी कि 20 मेंबर पार्टी को एक साथ छोड़ते हैं और किसी और पार्टी के में मर्ज कर जाते हैं तब भी डिफेक्शन नहीं लगेगा। यानी कि आप उसको डिफेक्ट नहीं मानेंगे, एंटी डिफेक्शन के नियम नहीं लगेंगे। ओरिजिनल पार्टी में मर्ज हो विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इफ अ पर्सन बिकम्स मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी और न्यू, यानी कि अगर ये 2/3 मेंबर निकल के भागे, 20 लोग भागे, या तो ये किसी और पार्टी के साथ मर्ज हो सकते हैं या फिर ये अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो डिफेक्शन का ग्राउंड नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला है फॉर एग्जांपल दे हैव नॉट एक्सेप्टेड मर्जर एंड ऑप्टेड टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप। इन्होंने मर्जर एक्सेप्ट ही नहीं करा है एंड दे वांट टू कंटिन्यू बट एज अ सेपरेट ग्रुप, यानी कि वो कहते हैं कि ओरिजिनल पार्टी हम ही हैं, हम एक सेपरेट ग्रुप हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, यहां पे 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर में से 20 मेंबर के पास जो मेजॉरिटी है या 2/3 वाली मेजॉरिटी है, वो कहती है कि भाई ये पार्टी ए जो है ना ये ही हम है। अब जो ये बाकी के 10 लोग हैं ये ए पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करते। इस तरीके से भी अगर आप मर्जर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप डिफरेंट फ्रैक्शन की तरह रहना चाहते हैं तब भी आप पे डिफेक्शन नहीं लगेगा टिल द टाइम इट इज 2/3। याद रखिएगा, 2/3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। भाई स्पीकर वो व्यक्ति, खुद सोच के देखिए स्पीकर ऑब्वियसली यू नो इट इज फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी। अब रूलिंग पार्टी का मेंबर है स्पीकर, बट स्पीकर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है एज अ रूलिंग मेंबर, यानी कि ही कैन नॉट और शी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वो होती हैं होते हैं बट वो गिव अप कर देते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से मेंबरशिप एंड वो कंटिन्यू रखते हैं एज अ लोकसभा स्पीकर।
अब होता यह है कि जब उनका स्पीकर का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से अपनी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे, बट अगर वो अपनी पार्टी को दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे। और अगर वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, किस नाम के लिए छोड़ रहे हैं? क्योंकि एक स्पीकर को इंडिपेंडेंट शो होना है, एक स्पीकर को इस तरीके से रहना है कि कोई अपोजिशन हो चाहे रूलिंग हो, उन दोनों को संभालने के लिए द स्पीकर नीड्स टू बी इम्पार्शियल। फॉर दैट पर्पस अगर वो अपनी मेंबरशिप को गिफ्ट भी करते हैं, वॉलेंटली छोड़ते भी हैं, तब भी उसको आप नहीं मानेंगे क्या? डिफेक्शन। नेक्स्ट, रूल 6, स्पीकर और चेयरपर्सन इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन क्वेश्चन रिगार्डिंग, सारे के सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग योर व्हाट? एंटी डिफेक्शन। यानी कि डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड सब कुछ स्पीकर और चेयरपर्सन की पावर है। रूल 8 कहता है स्पीकर और चेयरपर्सन इफेक्टिव प्रोविजंस को बना सकते हैं, यानी कि उस लॉ को लागू करने के लिए, एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया भी था, याद करिए, एक रूल बनाया गया था, लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल्स फ्रेम्ड बाय द स्पीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक केस का आपको पढ़ना पड़ेगा, किहोतो होलोहन केस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि 10वां शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी आ जाए या इंडिविजुअल का जो राइट है बोलने का उसके लिए भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉ आ रहा है, फार्म बिल की बात करते हैं, मान लीजिए फार्म बिल्स आए हैं और मोदी जी फार्म बिल्स को लेके आए और उसमें से किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि फार्म बिल के अंदर कुछ प्रोविजन है वो गलत है, और वो आकर के ये बात बोल देते हैं कि यार फार्म बिल गलत है, क्या वो भी डिफेक्शन है? नो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको आप डिफेक्शन नहीं मानेंगे। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हो तो होलोहन केस में कि राइट टू जो फ्रीडम है, स्पीच है, उसको हम लोग गलत नहीं बोलते। हां, अगर वो वोट डाल दे जो कि अगेंस्ट में हो, किसके? किसी भी पार्टी के। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फार्म बिल के रिगार्डिंग कुछ गलत बोला, आई एम नॉट कंसिडर्ड डिफेक्टेड, बट व्हाट इफ जब वोटिंग की बात आई और मैंने उसको सपोर्ट कर दिया तो मैं डिफेक्टिव नहीं हूं। बट हां, अगर मैंने वोट भी गलत कर दिया, वोट अगेंस्ट कर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, तब मैं गलत माना जाऊंगा, देन आई एम डिफेक्टिव। सिर्फ बोलने से, मात्र अपनी बात को रखने से मैं गलत नहीं साबित हो जाऊंगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पार्टीज शुड यूज व्हिप। अब ये शुड है, यानी कि एक सजेशन है, इसको भी आप अपने मेंस में लिख सकते हैं, एंड दिस इज अ सजेशन गिवन बाय दी सुप्रीम कोर्ट इन दी किहोतो होलोहन केस, कि यहां पे बोला है कि भाई पार्टीज को जो है अपनी व्हिप का इस्तेमाल कब करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ देखिए, जहां पे क्रूशियल मैटर्स हो, यानी कि सरकार के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, देश के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, जहां पे आपकी सरकार गिरने की बात आ जाए, वहां पर आप व्हिप को इशू करिए, जहां पे आप बोलिए कि भाई नहीं, आपको तो यस ही बोलना है, आपको तो नो ही बोलना है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो। या फिर इंटीग्रल इलेक्टोरल प्रोग्राम की बात हो, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट, या फिर अगर हम बोलें भाजपा का एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूसीसी। अभी यूसीसी उनके इलेक्टोरल मैंडेट में है, और वहां पर अगर कोई व्यक्ति है जो ना बोल देगा या ना बोल दे सिर्फ, तब भी कोई इशू नहीं है, ना वोट कर दे तब गलत माना जाएगा, वो डिफेक्ट माना जाएगा। वाई? बिकॉज देखिए, यहां पे वोट इंटीग्रल है, सरकार के इलेक्टोरल प्रोग्राम्स की बात हो रही है। आप बोलते हैं ट्रिपल तलाक पे अगर सरकार कुछ लाना चाहती है, या आर्टिकल 370 पे सरकार कुछ लाई और उस पर बीजेपी के ही लोग क्रिटिसाइज कर दे बीजेपी को, वो डिफेक्शन नहीं है। बट बीजेपी के लोग वोट कर दे बीजेपी की ही पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जब वोटिंग हो रही हो, तब इसको डिफेक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट, इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये आपके लिए मैं लाया हूं ताकि आप एक मेंस का आंसर बना सकें। देखिए, प्रॉब्लम विद द मर्जर, सबसे प्रॉब्लमैटिक क्या है? मर्जर। भाई मर्जर का आपने जो प्रोग्राम रखा हुआ है वो रखा हुआ है सब 2/3। अरे भाई 2/3 मर्जर, मान लो 20 लोग चले भी गए, तो हम लोग नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग उनकी इंटेंशन पे फोकस ही नहीं कर रहे। यानी कि हो सकता है 2/3 लोग मिलकर के भी ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से सरकार गिरी जाए। डिफेक्शन क्यों लाया जा रहा था? डिफेक्शन या डिफेक्शन के ऊपर कानून इसलिए लाया जा रहा था ताकि डिफेक्शन को रोका जा सके, एंटी डिफेक्शन करा जा सके। अब डिफेक्शन का पर्पस यह है कि आप उसका इंटेंशन जानो। इंटेंशन अगर है उसको डिफेक्ट करने का, उसका पर्पस था सरकार गिराने का, चाहे वो 2/3 भी क्यों ना हो, तो गलत है ना। बट यहां पर गलत नहीं है, यही इसकी शॉर्ट कमिंग है। दूसरा देखिए, एक्सपल्शन, यानी कि मान लीजिए एक पार्टी का मेंबर है, उसको पार्टी के जो मैंडेट्स हैं, पार्टी के जो रूल्स हैं, उसके बेसिस पे उसको बाहर निकाला जा सकता है एक पार्टी से और अंदर डाला जा सकता है एक पार्टी में। बट इस 10th शेड्यूल के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो एक्सप्लिसिटली एक मेंबर को एक पार्टी को ज्वाइन करवा दे या पार्टी को ज्वाइन से हटवा दे, या एक पार्टी के मतलब मेंबर को एक्सपल करते समय कोई प्रोविजन नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया, तो वो आज भी पार्टी के जो
स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, उससे चलता है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे चलता है, ना कि 10th शेड्यूल से चलता है। तो 10th शेड्यूल में उस मेंबर को निकाला जा रहा है जिसको पार्टी छुड़वाई जा रही है, उसके बारे में नहीं पता। किसी एक पार्टी को मेंबर को ऐड करा जा रहा है पार्टी में, वो भी उस गवर्नेंस के स्ट्रक्चर से है। एक्सपल्शन करते समय पावर्स नहीं दी गई है 10th शेड्यूल के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप का मतलब क्या? अरे भाई, वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप बहुत ही अनडिफाइंड छोड़ दिया है आपने, ढंग से उसको डिफाइन करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर है जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में काम कर रहा है या फिर दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करता है, मान लीजिए भाजपा का एक कैंडिडेट है जो कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करता है इलेक्शंस के दौरान या इलेक्शन के बाद या किसी भी तरीके से, तो क्या वो डिफेक्शन है या वो डिफेक्शन नहीं है? क्या है वो प्रोसेस, आप डिफाइन करिए। चलिए नेक्स्ट, वाइड पावर्स टू स्पीकर। दोस्तों, स्पीकर्स को काफी ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं बिकॉज नो टाइम लिमिट हैज बीन मेंशन्ड। याद रखिएगा, क्या कोई टाइम लिमिट है कब तक एक स्पीकर या फिर एक पर्टिकुलर जो आपके चेयरमैन है उनको कब तक डिसाइड करना है इस पूरे रिगार्डिंग में? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। सो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो टाइम लिमिट इन गिवन इन द डिफेक्शन। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इसको 3 महीने के अंदर अंदर डिफेक्शन के केसेस को दूर करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, फर्क है दोनों बातों में। 10th शेड्यूल के अंदर कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला है कि भाई जो भी स्पीकर हैं या फिर जो भी आपके चेयरमैन हैं उनको मिनिमम 90 दिन के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को उठाना है और इस पर डिसीजन देना है अपना। दूसरा, पार्टी तभी मूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से कोई भी कोर्ट्स में जब स्पीकर कोई डिसीजन दे दे। देखो, टाइम लिमिट आपने स्पीकर को दी नहीं है और स्पीकर को टाइम लिमिट नहीं दी तो हो सकता है स्पीकर इसको 2 साल खींचे, जो होता भी है एक्चुअल में। यही बहुत बड़ी इसकी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है कि एक डिफेक्शन के रिगार्डिंग केस चल रहा है जो आपने 4 साल खींच दिया, सरकार चली गई, उसके बाद तक वो डिफेक्शन का पॉइंट ही हट गया। अब बात ये हो रही है कि क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग? तो कोर्ट कहता है यस, यू कैन कम अंडर जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इसका जुडिशियल रिव्यू तो पॉसिबल है, बट जुडिशियल रिव्यू तभी हो सकता है जब स्पीकर एक बार कोई डिसीजन तो दें। अगर वो डिसीजन दे देते हैं कुछ, हाँ या ना, उसके बाद हम लोग इसको चेक कर सकते हैं सही या गलत, बट हम जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं कर सकते, खुद से नहीं जा सकते, यानी कि ओवर रीच नहीं कर सकते। फिर देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंडिविजुअल स्टैंड ऑन पार्ट ऑफ मेंबर्स, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कि एक्चुअल में कीहोतो होलोहन केस में सॉल्व कर दिया गया है। बट स्टिल आज भी कई सारी चीजों को, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर या तो पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा गलत बोल जाते हैं या फिर किसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं वोटर्स को, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल में डिसेंट करने की ताकत ही नहीं दी गई है। एक व्यक्ति शायद एक लॉ के बारे में गलत बोल रहा है बट आपको लग रहा है वो पार्टी के बारे में गलत बोल रहा है, तो केसेस चलते रहते हैं, यानी कि पार्टी उस मेंबर को बाहर निकाल देगी। और अभी हम लोगों ने बात करी कि 10th शेड्यूल में अगर किसी मेंबर को बाहर निकाल दिया आपने पार्टी से, उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपल्शन से रिलेटेड तो कुछ बात ही नहीं हुई है। अब कुछ सजेशंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बनाई गई थी। उन्होंने बोला कि भाई ये जो पावर है ना डिफेक्शन वाली, ये पता है किसके पास होनी चाहिए? ये होनी चाहिए प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इन द स्टेट, और इनको एक्ट करना चाहिए ऑन दी इलेक्शन कमीशन एडवाइस। इलेक्शन कमीशन के कहने पर गवर्नर साहब और आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनको एक्ट करना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट, कीहोतो होलोहन सजेशंस जो हमने आपको पीछे दिखाए वो भी आप कर सकते हैं। लॉ कमीशन ने समय समय पर बोला है कि वी नीड टू हैव सम रिफॉर्म्स इन दिस एंटी डिफेक्शन लॉ बिकॉज इट नीड्स टू बी मेड वेरी स्ट्रिंजेंट, एंड इसका जो पर्पस है वो ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसको बनाने का पर्पस था कि डिफेक्शन ना हो, और आप देखेंगे पिछले 5 से 10 सालों में डिफेक्शन सबसे ज्यादा हुए हैं। सो इसका मतलब द पर्पस ऑफ द एंटी डिफेक्शन हैज नॉट बीन सॉल्व्ड येट। और बाकी आप चावन कमेटी के रिकमेंडेशंस को बता सकते हैं। सो आई होप्स दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक पॉइंट मुझे जरूर बताइएगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं ताकि आप भी थोड़ा सा सर्च करें, क्या एक व्यक्ति बाईपोल के इलेक्शंस में लड़ सकता है अगर उस पर एंटी डिफेक्शन का मुद्दा चल रहा हो? दोबारा से क्वेश्चन को सुन लीजिएगा दोस्तों। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति है जो अभी एंटी डिफेक्शन के अंदर आ चुके हैं, यानी 10th शेड्यूल के अंदर आ चुके हैं, और उन पे एंटी डिफेक्शन का केस चल रहा है और उनको मान लीजिए डिफेक्टेड मान लिया गया है। स्पीकर ने रूलिंग में बोल दिया है कि ही इज डिफेक्टेड, चेयरमैन ने बोल दिया है। क्या वो बाईपोल के इलेक्शंस लड़ सकते हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। विल कम अप विद अनदर एक्सप्लेनर वीडियोस वेरी सून। थैंक यू सो मच।